Assalamu alaikum. So today we are going to discuss community medicine and behavioral sciences of block number 6. ठीक है, जिसके जो टॉपिक्स है वो करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज द कम्युनिकेबल डिजीजेस. ठीक है, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डिस्कस द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. और ऑब्वियसली जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन में तो देयर इज ऑलवेज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. An illness due to a specific infectious agent or its toxic products capable of being directly or indirectly transmitted from man to man, animal to animal, or from the environment to man or animal, उसको हम कहते हैं communicable disease. कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन है? एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब थ्रू एनी इनडायरेक्ट होस्ट. ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है. ठीक है, जिसमें स्किन से म्यूकोजा टू म्यूकोजा और म्यूकोजा टू स्किन हो सकता है. ठीक है, और ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि किस तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू स्किन हो सकता है या अदर एज वेल. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, this is direct projection of a spray of droplets of saliva या nasopharyngeal secretions during coughing, sneezing, speaking, spitting, talking or into the surrounding atmosphere. और वहाँ से एटमोसफेयर से भी जो पर्सन वो एयर को इनहेल करता है तो वो जो पार्टिकल्स हैं इन्फेक्शियस एजेंट के वो उस पर्सन के अंदर चले जाते हैं. तो ये होगी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. उसके बाद है कॉन्टैक्ट विद सॉइल. कुछ डिजीजेज होती हैं जो सॉइल में होते हैं, जैसे टेटनस है, हुकवर्म डिजीज है और माइकोसिस यानी जो फंजाई वाली डिजीजेज हैं. इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह है वो इनोकुलेट करते हुए लाइक इंजेक्शन से जा सकता है, उसकी एंट्री है ब्लड के अंदर. फिर है वर्टिकल ट्रांसमिशन. वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम मदर इनटू इट्स बेबी डायरेक्टली. ठीक है, और वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है. ठीक है, और कौन कौन से इन्फेक्शन ऐसे ट्रांसमिट होते हैं उसकी एक निमोनिक है टॉर्च, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, अदर्स है जिसमें हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, सिफिलिस है, रुबेला वायरस है, साइटोमेगेलो वायरस है एंड हर्पीज वायरस है. ठीक है, उसके बाद है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में व्हीकल बॉर्न हो सकता है, यानी थ्रू एनी व्हीकल. वो फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, वो कोई और एनिमल हो सकता है, वो कोई ब्लड हो सकता है. ठीक है. ठीक है, और वेक्टर वेक्टर व्हीकल बॉर्न है नॉन लिविंग चीज़ें, और वेक्टर बॉर्न है लिविंग कोई भी रिजर्वाइड जहाँ पर वो है और वहाँ से वो आपके अंदर आया है, जैसे मलेरिया का है मॉस्कीटो. ठीक है, तो जो व्हीकल बॉर्न है उसमें फूड है, वाटर है, जैसे टाइफॉइड फीवर है, कॉलरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, फूड पॉइजनिंग, और ब्लड में हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, सिफिलिस, शगस डिजीज एक्सेट्रा. वेक्टर बॉर्न में वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड प्लेग बाय रैट. उसके बाद आ जाते हैं एयरबॉर्न में. एयरबॉर्न में जो हमने पहले पढ़ा है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हो सकता है और डस्ट हो सकती है, जिसके अंदर डिफरेंट इन्फेक्शन होते हैं. फोमाइट बॉर्न होता है, फोमाइट होता है जिसमें डिफ्थेरिया है, टाइफॉइड है और हेपेटाइटिस ए है. फोमाइट बॉर्न होते हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर लाइक आपके पास यूटेंसिल्स पर, बर्तनों से ट्रांसमिट हो सकता है. ठीक है, तो उसको हम फोमाइट बॉर्न कहते हैं. अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स भी से भी डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है, कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन जो इन डिजीजेस का है, कंट्रोलिंग रिजर्वायर के सबसे पहले उसमें है अर्ली डायग्नोसिस. द फिजिशियन मेक्स अ टेंटेटिव डायग्नोसिस, रिपोर्ट्स द केस टू द हेल्थ अथॉरिटीज एंड एडवाइसेस आइसोलेशन मेजर्स. जो कम्युनिकेशन डिजीज हैं स्पेसिफिकली उनके लिए आइसोलेशन मेजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ठीक है, अगर पेशेंट डायग्नोस हो गया है तो नोटिफिकेशन, फिर बाकी सारी पॉपुलेशन में और डिफरेंट अथॉरिटीज़ में नोटिफिकेशन देना कि ये डिजीज़ है, इसी तरह ये फैल रही है और आपको कंट्रोल करनी है. पॉपुलेशन को हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे. अच्छा, नोटिफाइबल डिजीज़ क्या होती है? आर डिजीज़ दैट बाय स्टैचुरी लीगल रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी रिपोर्टेड टू द पब्लिक हेल्थ और अदर अथॉरिटी इन द पर्टिनेंट जुरिस्डिक्शन व्हेन द डायग्नोसिस मेड. जैसे कोविड के टाइम पर हुआ था. ठीक है, सबको पॉपुलेशन को नोटिफाई किया गया था. आइसोलेशन, इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कम्युनिकेबल डिजीज़. क्वारंटाइन, जिसमें भी आइसोलेशन हो जाती है. डिसइंफेक्शन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टिंग एजेंट्स आउटसाइड द बॉडी को हम डिसइंफेक्शन कहते हैं. ठीक है, द सब्सटेंसेस विद डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक मटेरियल उसको हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं, जोमिसाइड्स या बैक्टीरिसाइड्स कहते हैं. उसमें हमारे पास मेथड्स हैं कुछ. प्री करंट या प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन है, जिसमें हम जो है वो डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय मेथड ऑफ क्लोरीन, पास्चराइजेशन और हैंड वॉशिंग. Concurrent disinfection, it is a technique of disinfection that is employed at the bedside of patient during the course of illness of the patient. यानी जो प्री करंट है ना, बिफोर हैविंग दैट इन्फेक्शन, वो है. कॉन्करेंट है डिजीज हो गई या बेड साइड पे अब जो आप डिसइंफेक्शन कर रहे हैं वो कॉन्करेंट है. और टर्मिनल है, इट इज कैरिड आउट एट द टर्मिनेशन ऑफ इलनेस एंड आफ्टर द पेशेंट हैज लेफ्ट द सिक रूम. यानी पेशेंट चला गया उस रूम को छोड़ के, अब जो आप कर रहे हैं डिसइंफेक्शन वो टर्मिनल डिसइंफेक्शन है. स्टरलाइजेशन होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल टाइप्स वेदर पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक, स्पोर बियरिंग, नॉन स्पोर बियरिंग, सारी लाइफ फॉर्म्स को डेड कर देना, उसको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं, जिसके भी बेतहाशा मेजर्स हैं. इस पर लेक्चर भी है ब्लॉक 1 का, अगर आप सुनना चाहते हैं तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो.
एंटीसेप्टिक और बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी जो ग्रोथ को इनहिबिट करे बैक्टीरिया की या जर्म्स की, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करे, डायरेक्टली किल ना करे, बैक्टीरियोस्टेटिक होता है एंटीसेप्टिक, ठीक है, तो वो भी एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट यूज हो सकता है। इंसेक्टिसाइड सब्सटेंसेस दैट डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट, उसको हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। ओके, उसके बाद डिओडोरेंट्स आते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड गैस है, इनके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं आप। डिसइंफेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हीट बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट है। स्टीम में भी टाइप्स हैं। करंट स्ट्रीम होती है जब ऑर्डिनल प्रेशर के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम जो है वो करते हैं और उसकी स्टीम निकालते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड स्टीम होती है जब हम क्लोज वेसल में, अच्छा उसमें ओपन होता है और इसमें क्लोज होता है, तो उसको हम सैचुरेटेड स्टीम कहते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन इन सैचुरेटेड स्टीम इज ड्यू टू इट्स रैपिड पावर ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द आर्टिकल, क्योंकि वो ऊपर से क्लोज होता है, तो वो अगर हम ऊपर मटेरियल लगा देंगे तो वो रैपिडली पेनिट्रेट हो जाएगा। सुपर हीटेड स्ट्रीम होती है, दो तरह से हो सकती है कि अगर हम प्रेशर को ना बढ़ाएं और सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इसको हम सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं। और इट में ऑल्सो भी जनरेटेड बाय बॉइलिंग सेलाइन सोल्यूशन दैट बॉयल्स एट अ हाई टेम्परेचर देन ऑर्डिनरी वाटर। तो ये हमारे पास जो स्टीम हो गई है। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ ऑफिसर टू लर्न द एग्जैक्ट डेट ऑफ इलनेस, आइडेंटिटी ऑफ दोज पेशेंट्स के जिनसे उसकी कॉन्टैक्ट हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनफेक्टिविटी, टू सर्च फॉर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, टू सर्च द हिस्ट्री ऑफ एनी रीसेंट इलनेस इन द फैमिली ऑफ नेबर्स। लाइक कम्युनिकेबल डिजीज़ को अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आपके पास एक पेशेंट आ गया है, तो आप उस पेशेंट के जितने भी रिलेटिव्स हैं, जहाँ जहाँ से भी वो आया है, उसने क्या क्या खाया है, आप वो सब कुछ उससे पूछेंगे ताकि आप कॉज को पता कर सकें कि उसको कैसे वो डिजीज़ ट्रांसमिट हुई है और फर्दर लोगों को वो ना उससे ट्रांसमिट हो। Interruption of transmission, changing some components of man's environment to prevent the infective agent from entering into the body of susceptible, यानी अब वो लेट सपोज वो पर्सन ने एक बर्तनों से खाना खाया और वो बर्तन इन्फेक्टेड थे, तो अब उन बर्तनों को वहाँ से हटाएंगे, उनको डिसइंफेक्ट करेंगे, वट एवर, तो इसको कहेंगे इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन, यानी फर्दर आप ससेप्टेबल पेशेंट को, पर्सन को उस डिजीज़ को होने से रोक रहे हैं बाय इंटरप्टिंग विद दैट इन्फेक्टिव थिंग। अच्छा, मैनेजिंग ससेप्टेबल होस्ट, अब कोई पर्सन ज़्यादा ससेप्टेबल है उसको मैनेज करना है हमने, तो वो हम कैसे करते हैं। इम्यूनाइजेशन होती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन आ सकती है, उसमें वैक्सीनेशन आ सकती है, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, आप एंटीबॉडीज दे सकते हैं ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स को। उसके बाद एक कीमो प्रोफाइलैक्सिस भी मेथड है। असल में डिजीज़ होने से पहले उसकी कोई कोई भी मेडिसिन देना, उसको प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। वो कीमो प्रोफाइलैक्सिस भी हो सकता है, इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस भी हो सकता है। कीमो प्रोफाइलैक्सिस में हम ऐसे केमिकल्स देते हैं जो अगर वो बॉडी में उसके इन्फेक्शन आ जाता है तो वो उसको किल कर देंगे। इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस में हम एंटीबॉडीज़ देते हैं जो उसको किल करेंगी, या कोई ऐसा एंटीजन दे देते हैं जो एंटीबॉडीज़ बॉडी की प्रोड्यूस करके जो है वो उसको किल कर ले, ठीक है। तो ये कीमो और इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस में डिफरेंस हो गया। हेल्थ एजुकेशन क्या है? हेल्थ एजुकेशन दैट वही है कि अवेयरनेस पब्लिक में क्रिएट करेंगे फॉर प्रिवेंशन। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस 3 लेवल्स पर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है? अब दो डिविजन्स हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन है, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन है। अब ये हम रिस्क फैक्टर्स को होने से रोक रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी का मतलब होता है टू प्रिवेंट द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। अभी डिजीज़ हुई नहीं है तो हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन करवा रहे हैं, वैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ केसेस, जो केसेस हैं उनको आइसोलेट करेंगे ताकि फर्दर ना हो, हेल्थ पॉलिसीज इन ड्राइव करेंगे, ठीक है। क्रोनिक में क्या करेंगे? वैक्सीनेशन है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है लंबे अरसे के लिए, ये सब चीज़ें जो आपको उस डिजीज़ से रोक सकती हैं। उसके बाद आ जाए जी, हेल्थ एजुकेशन कैंपेन्स भी हैं। उसके बाद है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन हमारे पास है अर्ली डिटेक्शन और डिजीज़ को फर्दर प्रोग्रेस करने से रोकना, ठीक है। इसमें हमारे एक्यूट और क्रोनिक में क्या क्या है कि आप अर्ली डायग्नोसिस आप स्क्रीनिंग से कर सकते हैं, और अगर हो गई है तो आप उसको जो है वो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, यानी उसका कॉन्टैक्ट किन किन चीज़ों के साथ था, ठीक है। और क्रोनिकली आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को लंबे अरसे के लिए चला सकते हैं और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करा सकते हैं ताकि वो डिजीज़ अगर किसी पर्सन को हो जाती है तो जल्दी से वो डायग्नोज हो जाए। उसके बाद हमारे पास आता है टर्शरी प्रिवेंशन। इसमें भी दो हैं। टर्शरी प्रिवेंशन एक्चुअली डिसेबिलिटीज़ को लिमिट करने का नाम है। डिजीज़ हो गई, अब उसकी कॉम्प्लिकेशंस को हमने कम करना है। सपोर्टिव केयर रिहेबिलिटेशन, लिमिटिंग लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी फॉर एक्यूटली, और लॉन्ग टर्म यही है ऑनगोइंग ट्रीटमेंट, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट एंड पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर होता है कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को फोकस करना होता है, बिकॉज लाइक कैंसर है। कैंसर तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल हम कम्युनिकेबल की ही बात करें तो एचआईवी है, अब वो इनट्रीटेबल है, तो हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी देर वो जिंदा है उसको पेन से रिलीव करने की, अच्छी लाइफ देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसको हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। रोल ऑफ इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस इन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ठीक है, मैंने आपको बताया, जिसमें हम वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन्स यूज़ करते हैं इम्यून सिस्टम की एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए टू फाइट विद इन्फेक्शंस। वो एक्टिव हो सकता है थ्रू गिविंग वैक्सीनेशन, जिसमें बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, या हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ भी दे सकते हैं जिसमें हम पैसिव इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, ठीक है। एक्टिव इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस रोल इन प्रिवेंशन, इसका क्या है?
प्रिवेंशन ऑफ आउटब्रेक्स, इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेज, हर्ड इम्यूनिटी। अगर आप एक वैक्सीनेशन को एक कम्युनिटी के लेवल पर चलाते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी इम्यूनाइज हो जाएगी उस डिजीज़ के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सीवियर डिजीज, एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, वायरल, बैक्टीरियल एंड अदर। तो ये आपको सारी एग्जाम्पल्स गिवन है। पैसिव इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस, जिसमें हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं, तो वो कौन कौन सी डिजीजेज हैं, इसका रोल क्या है। इमीडिएट प्रोटेक्शन मिलती है, प्रिवेंशन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स एंड प्रोटेक्शन इन न्यू बॉर्न्स। और यहाँ पर साथ साथ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, यू कैन रीड, ठीक है। और एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेज भी हैं, रेबीज एंड टेटनस, ठीक है, कि हम उनमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ देते हैं। देन वी हैव रोल ऑफ कीमो प्रोफाइलेक्सिस इन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो मैंने ये भी बता दिया कि उसमें हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, दैट में बी एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और एंटी मलेरियल ड्रग्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये प्रोफाइलेक्सिस प्रोफाइलेक्सिस में जो हम चीज़ें दे रहे हैं, ये उस डिजीज़ को होने से पहले दे रहे हैं, ठीक है। हमें क्यों दे रहे हैं पहले, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को देते हैं विच आर मोर ससेप्टेबल टू दैट डिजीज़, ताकि उनको अगर वो डिजीज़ हो तो वो उनमें फाइट करने की एबिलिटी हो उनके अंदर, ठीक है। इसका भी रोल यहाँ लिखा हुआ है, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन इन हाई रिस्क पॉपुलेशन, प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रीटमेंट, और एग्जाम्पल में मलेरिया, HIV एंड इन्फ्लुएंजा है। पोस्ट एक्सपोजर कीमो प्रोफाइलेक्सिस भी होता है, यानी अब ये इन्वायरमेंट उस पैथोजन से एक्सपोज है बट अभी उसको डिजीज़ नहीं हुई या सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, ये भी प्रिवेंशन में आता है। और इसमें हम फिर डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोकते हैं, लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड प्रिवेंटिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा एंड HIV। तो ये हमारे पास जो है ये टाइप्स थी, ये MCQ में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बने हुए हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टेस्ट प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियरल साइंसेस का, कम्युनिटी मेडिसिन का बस यही था। रोल ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इन इन्फ्लेमेशन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है। अब इसमें देखें तो स्ट्रेस ट्रिगर्स अ कैस्केड ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पर्टिकुलरली थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ टू मेजर सिस्टम्स, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस एंड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। असल में स्ट्रेस का और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का आपस में क्या रिलेशन है कि जब स्ट्रेस होता है ना तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बहुत से बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस से ACTH, फिर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस से CRH, पिट्यूटरी से ACTH, और फिर एड्रिनल ग्लैंड से जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स, जिसमें कॉर्टिसोल भी आता है, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन भी आते हैं, ठीक है, वो रिलीज होंगे। और उनका बहुत वास्ट रोल है हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने में। इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस द हाइपोथैलेमस रिलीजेस कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये यही है। उसके बाद है cortisol has anti-inflammatory properties under normal conditions, but chronic stress can lead to cortisol resistance where immune cells become less sensitive to cortisol. This resistance reduces the hormone's ability to control inflammation, जिसकी वजह से एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट बन जाती है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली काफ़ी अरसे से स्ट्रेस में रहते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स कॉन्टिन्यूसली हाई रहते हैं, तो कॉर्टिसोल नॉर्मली एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यह आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने से रोकता है। बट क्रोनिक स्ट्रेस में जब ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा तो इम्यून सेल्स दे विल बी रेजिस्टेंट टू इट, और वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे कॉर्टिसोल की वजह से, जिसकी वजह से एक प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बन जाएगी फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ये इसका इन्फ्लेमेशन से ताल्लुक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं। दीज हार्मोन्स कैन प्रमोट इन्फ्लेमेशन बाय एक्टिवेटिंग इम्यून सेल्स सच एज मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स व्हिच रिलीज प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। अब क्रोनिक स्ट्रेस और इम्यून डिसरेगुलेशन। Chronic or prolonged psychological stress disrupt the delicate balance of pro-inflammatory and anti-inflammatory mechanisms, or persistent stress may cause increased production of pro-inflammatory cytokines and decreased anti-inflammatory signals, favoring the inflammatory process. जिसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, और उस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से MI हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और एंडोथीलियल डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीजेज हो सकती हैं, वो कैसे, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ल्यूपस है। ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को एग्रीवेट कर देते हैं, ठीक है। जब इम्यून रिस्पॉन्स एग्रीवेट होगा तो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा बनेंगी, तो वर्सनिंग सिचुएशन हो जाएगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब स्ट्रेस ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हमें सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी इवन, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ज़्यादा हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई हुई है ड्यू टू दैट इन्फ्लेमेशन। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। लो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कैन इन्फ्लुएंस ब्रेन फंक्शन बाय ऑल्टरिंग न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम्स। GIT डिसऑर्डर्स हैं। स्ट्रेस इंड्यूस इन्फ्लेमेशन कैन वर्सन कंडीशंस लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। स्ट्रेस में ट्रिगर इम्यून डिसरेगुलेशन इन द गट leading to chronic inflammation and exacerbation of symptoms. Bidirectional nature of the relationship.
द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन इज बाई डायरेक्शनल. जब स्ट्रेस ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करेगी तो एलिवेटेड इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी फीडबैक करेगा और एक विशियस साइकिल कंटिन्यू होता जाएगा और वो बढ़ता ही चला जाएगा जब तक आप उस स्ट्रेस को ट्रीट नहीं करेंगे. उसके बाद है स्ट्रेटजीज टू मैनेज स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन. वही टेक्निक्स हैं जो फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं हम. माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, एक्सरसाइज. अच्छा, इसमें हम इन्फ्लेमेशन को पहले ट्रीट नहीं करेंगे बिकॉज इन्फ्लेमेशन की कॉज स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को ट्रीट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन ठीक होगी. हम साथ साथ इन्फ्लेमेशन की भी मेडिसिन लेंगे बट स्ट्रेस ट्रीट करना हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए. हेल्दी डाइट है, एडिक्वेट स्लीप है, ठीक है, एंड देन हाइजीन एंड साइकोथेरेपी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज टू मैनेज स्ट्रेस. इसके भी कुछ एमसीक्यूज हैं, यू कैन प्रैक्टिस देम. दैट्स ऑल अबाउट द community medicine behavioral sciences topics of block number 6 inflammation module. Thank you so much for watching. Allah.